सुप्रभातम बच्चों। आज हम फिर पुनः अतीत में दबे पाँव का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी हासिल करी और इससे आगे लेखक अब क्या बता रहे हैं। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इस सभ्यता में व्यापार के साथ साथ उन्नत कृषि भी होती थी। पहले यह माना गया था कि यहाँ के निवासी अन्न नहीं उपजाते थे बल्कि उसका आयात करते थे, परंतु अब यह माना जाता है कि ये लोग मूलतः खेती और पशुपालक ही थे। तो लेखक ने बताया कि अब तक ये जो साक्ष्य मिले हैं, ये प्रमाण मिले हैं इस नगर की खुदाई में, तो इससे ये पता चला कि यहाँ के जो लोग थे वो कृषि का कार्य भी करते थे और अन्न उपजाते थे। लेकिन इससे पहले लोगों की ये अवधारणा भी थी कि यहाँ के लोग किसी प्रकार का कृषि का कार्य नहीं करते थे, बल्कि जो भी अनाज होता था वो बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। आयात माने मंगाते थे। लेकिन जब यहाँ के साक्ष्य मिले, यहाँ के प्रमाण मिले, तो उससे ये पता चला कि वास्तव में ये मूलतः खेतीहर और पशुपालक रहे होंगे। कि खेतीहर का मतलब कृषि कार्य, ये लोग खेती का कार्य करते थे और पशुओं को पालते थे। लोहा शुरू में नहीं था। इस सभ्यता का ये भी पता चला कि लोहा इस सभ्यता में प्रारंभिक रूप में लोहा जो धातु था उसका प्रयोग नहीं होता था, पर पत्थर और तांबे की बहुत आयत भी थी। यानी पत्थर और तांबे का ही यहाँ पर ज़्यादातर इस सभ्यता में प्रयोग होता था। पत्थर सिंधु में ही होता था, सिंधु नदी में, सिंधु घाटी में पत्थर की पर्याप्त मात्रा थी और तांबे की खानें राजस्थान में पाई जाती थी। इनके उपकरण कृषि के लिए तैयार किए जाते थे। तो इस बात का पता चला कि यहाँ पर कृषि कार्यों के लिए जो यहाँ के उपकरण होते थे, हथियार होते थे, ये तांबे के और पत्थरों के औजार बने हुए थे। यहाँ के निवासी रबी की फसल उगाते थे। तो बच्चों, फसल के बारे में आप जानते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल है, जायद की फसल, ये कैटेगरी बनाई गई है। तो रबी की फसल में कौन कौन से जो फसल आती हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर रबी की फसल यहाँ के लोग उगाते थे, जिसमें कपास हो गया, गेहूँ, जौ, सरसों और चने के पुख्ता प्रमाण यहाँ पर मिले हैं कि यहाँ पर गेहूँ, जौ, सरसों और चने और कपास की फसल उगाते थे यहाँ पर, जिसे रबी की फसल कहा जाता है। और फिर यहाँ पर ज्वार, बाजरा हो गया, रागी हो गया, या खजूर, खरबूज हो गया, अंगूर भी पैदा किए जाते थे। ये प्रमाणों से पता चला। लेखक आगे बता रहे हैं कि कपास के बीज तो नहीं परंतु कपड़ा मिला है, और यह भी कैसा, सूती कपड़ा। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। तो वास्तव में इस महानगर के बारे में जब हमें प्रमाण मिले तो लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर कताई बुनाई का भी काम होता था और साथ साथ में कपड़ों पर जो रंगाई होती है उसका काम भी होता था। इसका प्रमाण मिला। लेखक बताते हैं कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में खुले दलान वाली एक लंबी इमारत है, जिसके 3 और बरामदे हैं, और पुरातत्व विधि से धार्मिक अनुष्ठान के लिए ज्ञानशालाओं की इमारत कॉलेज ऑफ प्रीस्टस मानते हैं। तो उस समय जैसे हमारे मंदिर होते हैं, है ना, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र होते हैं, वैसे ही यहाँ पर पाया गया है। लेखक बता रहे हैं कि इसके ठीक उत्तर पूर्व में 3 बरामदाओं से युक्त ये ऐसा ज्ञानशाला, ये एक इमारत थी जिसमें जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये उस समय शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान का कोई ज्ञानशाला रही होगी। इसके दक्षिण में टूटी हुई इमारत में 20 खंभों वाला हॉल भी साक्ष्य में मिला है, जो संभवतः कोई सामुदायिक या प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। तो यहाँ पर 3 टूटी हुई इमारतों में 20 खंभों वाला एक हॉल का भी प्रमाण मिला, और जिसे एक सामुदायिक या प्रशासनिक केंद्र के रूप, जैसे आजकल हम पंचायत घर बोलते हैं, इस प्रकार का कोई भवन रहा होगा। इस बारे में ये जानकारी बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि गढ़ की चार दीवारी के बाहर हम छोटे टीले पर बनी बस्ती में पहुँचे। जब हम उस गढ़ से बाहर निकले तो हमने देखा कि हम एक टीले पर बनी बस्ती में पहुँचे, जिसे नीचा नगर भी कहते हैं। तो नीचा नगर भी कहते हैं। तो ये बस्ती कैसे थी,
नीचा नगर के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ के कुओं की शक्ल मीनार जैसी थी। तो यहाँ के जो कुएं बनाए जाते तो बड़ी मीनार की तरह बनी हुई दिखाई देती थी। लेखक बताते हैं कि पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। तो जो पूरब में जो बस्ती थी वो रईसों की बस्ती के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ के जो बड़े धनी लोग रहे होंगे, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी बस्तियाँ पूरब में बसाई थी। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियाँ गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में इसी बस्ती को आज गरीबों की बस्ती के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो इसके विपरीत था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के पुरातत्वविदों ने खंडहरों को अपने अपने नामों पर हल्के में बांट रखा था। तो लेखक ये बताते हैं कि जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी और उसके साक्ष्यों का प्रमाण हासिल किया, तो उन्होंने अपने खंडहरों, जो ये यहाँ के जो खंडहर उनको मिले, उन्होंने इन खंडहरों को अपने अपने नाम के अपने क्षेत्र और अपने नाम के आधार पर बांट दिया। तो इसमें से एक जो मोहनजोदड़ो का जो एक डीके हल्का, जो हल्का का मतलब यहाँ पे क्षेत्र होता है, तो ये दीक्षित काशीनाथ हुए हैं, इन्होंने अपने नाम से डीके हल्का, ये मोहनजोदड़ो का ये वाला क्षेत्र अपने नाम से रख दिया, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, लेखक आगे बता रहे हैं कि जिसमें मुख्य सड़क है जो अब आधा मील बची है, यानी आधा किलोमीटर के करीबन ये सड़क अभी बची है, और पहले शायद यह पूरे शहर में फैली हो। इस पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती थी, इतनी चौड़ी ये सड़क थी। संभवतः सड़क बाजार में ही पहुंचती हो। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु सड़क की ओर पीठ है, यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता रही है कि आज जैसे हम देखते हैं कि बाजार की ओर हमारे घरों के दरवाजे खुलते हैं, सड़क की ओर दरवाजे खुलते हैं, लेकिन उस समय के जो ये घर बने थे ये सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सड़क की ओर इनका मुंह नहीं होता था, जिनके दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते थे। शायद इसी शैली को कॉर्बुजिए ने चंडीगढ़ में प्रयुक्त किया था। तो चंडीगढ़ में कुछ इसी तरीके के मकान दिखाई देते हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो में बने हुए थे। आगे लेखक बताता है कि सड़क के दोनों ओर तथा बस्ती के भीतर समांतर नालियां हैं, एक माने बराबर, समांतर माने बराबर की नालियां बनी हुई हैं, और घरों के आमने सामने भी कह सकते हैं हम इसे, और घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आ जाती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार के इस नगर में नालियों का इस प्रकार से निस्तारण, जो पानी निकलता है उसका निस्तारण के लिए नालियों का निर्माण किया गया है, और कहीं कहीं भी ये नालियाँ खुली भी हैं, परंतु अधिकांश बंद हैं। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो के निवासी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। तो इस बात से ये लेखक ने बताया कि इस बात से ये जानकारी हासिल होती है कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य और साफ सफाई के प्रति हमेशा जागरूक भी रहते थे। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञात संस्कृतियों में अकेली ऐसी है जो भूजल तक पहुँची है, और इस बात का प्रमाण भी लेखक बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, इससे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ की जो संस्कृति ही विश्व में अन्य सभ्यताओं में से एक ऐसी संस्कृति है जिसने ज़मीन के अंदर के जल तक अपनी पहुँच पहुँचाई, यानी कि भूजल का प्रयोग किया। आज हम जैसे देखते हैं ना, हैंडपंप से ज़मीन के अंदर का पानी निकालते हैं, तो ये 5000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, उन लोगों ने इस प्रकार की खोज, इस प्रकार के आविष्कार कर लिए थे, क्योंकि यहाँ लगभग 700 कुएं थे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें भी मिलकर आई है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में ये बात का प्रमाण भी पता चला कि 700 कुएं इस सभ्यता के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए, और यहाँ की जो पानी निकासी बड़ी बेजोड़ है, यानी पानी की जो निकासी है उसका निस्तारण कैसे बड़ी बेजोड़ है, उसके जैसे कोई अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता है। डीके हल्के के घरों में
दीवारें मोटी तथा मजबूत हैं। तो डी के हल्के जो क्षेत्र है यहाँ पर बांटा हुआ दीक्षित काशीनाथ का जो क्षेत्र है, उस एरियाज़ में, उस क्षेत्र में घरों की जो दीवारें बड़ी मोटी और मजबूत मानी गई देखी गई हैं, और कहीं कहीं दीवारों में छेद भी दिखाई देते हैं। संभवतः सहतीरों को इन छेदों में रखकर ऊपरी मंजिल बनाई जाती होगी। तो ये छेद होने का कारण ये था कि शायद इन्हीं के सहारे ऊपर की मंजिल बनाई जाती होगी, इसलिए ये छेद छोड़े गए हैं इन भवनों पर। सभी घर पक्की ईंटों से बने हैं, जबकि हड़प्पा में कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिला है। तो बच्चों यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, जो वहाँ के नगर थे वो बिल्कुल पक्की ईंटों के भवन वहाँ बनाए गए थे, लेकिन हड़प्पा में कहीं पक्के और कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिला है। मोहनजोदड़ो में मामूली जगहों पर भी पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यानी सामान्य जगहों पर जहाँ पर देखा गया है वहाँ पर पत्थरों का भी निर्माण कार्य किया गया है, जैसे कहीं कहीं नाली ढकने के लिए। इन घरों में देखने लायक बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, यानी कि सामने की दीवार में केवल घर के अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां इन भवनों पे नहीं दिखाई देती, खिड़कियां संभवतः ऊपर की ओर दीवार में रहती हों। यानी दूसरी मंजिल पर बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों ओर बने कमरों में खिड़कियां अवश्य हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कोई उद्यम होता होगा। तो ये भी देखने को मिला है इन सभ्यता में कि जो बड़े बड़े बरामदे वाले जो घर रहे होंगे, शायद यहाँ पर किसी प्रकार का जो व्यापारिक कार्य होता होगा, उसका ये प्रमाण यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मिले हैं। कुम्हारी का काम या कोई धातु का कर्म, यानी कि ये बड़े बड़े बरामदे वाले जो घर इसलिए बनाए गए होंगे कि यहाँ पर लोग जैसे कुम्हार का काम करते होंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कारीगरी के लिए पर्याप्त जगह स्पेस चाहिए होता है, तो इस प्रकार के घर इसीलिए बनाए गए होंगे। या तो धातु से जो मेटल है उससे कोई चीज़ बनाने के लिए, जैसे लोहार का काम करने के लिए, इस प्रकार के लिए ये घर बने होंगे, इस बात का प्रमाण यहाँ पे मिला। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो लेखक ये बता रहे हैं कि हम इन खंडहरों से केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आज जो कुछ भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये चीज़ें उस समय रहे होंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सभी एक कतार में हैं, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से बने हुए हैं। डी के बी सी हल्का आगे पूर्व में है। तो ये क्षेत्र बांटे गए थे पुरातत्वविदों ने अपने नाम से। तो जो बी और सी, डी के का जो बी और सी वाला क्षेत्र है वो पूर्व में है, ये बताया जा रहा है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में मिली थी। तो यहाँ इस सभ्यता की जब खुदाई हुई थी इस नगर की, तो उसमें ये भी पता चला था कि एक याजक नरेश उसकी मूर्ति भी यहाँ पर मिली थी। डी के जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर HR हल्का है। तो डी के हल्का के बाद HR हल्का हमें दक्षिण की ओर, मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर इस क्षेत्र में जब हम पहुँचे तो लेखक बता रहे हैं कि सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। यह हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। जो HR हल्का है वो उसके जो पुरातत्वविद थे हेरल्ड हरग्रीव्स, उनके नाम पे ये हल्का, ये क्षेत्र रखा गया, जिन्होंने सन 1924 और 1925 में राखल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो राखल दास बनर्जी उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। ठीक उसके बाद फिर पुरातत्वविद हेरल्ड हरग्रीव्स ने 1924-1925 में पुनः इस नगर की खुदाई करवाई थी। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहाँ एक छोटे घर की खुदाई में निकला है। तो इस सभ्यता में हमें नर्तकी, नाचने वाली महिला की एक मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई थी। इस बात के लिए
लेखक बता रहे हैं कि एक छोटे से घर में खुदाई के दौरान ये मिली थी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, जिसे आज भी हम दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम में देख सकते हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर बीएस हिस्सा है। तो ठीक गढ़ी के ठीक पश्चिम के हिस्से में माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने राखलदास बनर्जी, जो दयाराम साहनी जी के साथ जो हड़प्पा की संस्कृति में खुदाई के लिए आए थे, उन्होंने अपने नाम से इस हिस्से का नाम रखा, यानी उन्होंने इस हिस्से में खुदाई करी होगी। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। रंगरेज का मतलब जहाँ पर कपड़ों पर रंगाई की जाती हुई, उसका कारखाना भी यहाँ पर मिला, जहाँ जमीन से ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन भी रखे जाते होंगे। और मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे कि सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। तो यहाँ पर इस बात का भी प्रमाण मिला है कि यहाँ पर केवल कुओं को छोड़ करके हर जो भी चीज़ यहाँ पर मिली है, चाहे वो भवन हो या कुछ भी, वो उनका जो आकार था, शेप था, वो कैसा चौकोर या आयताकार रहा। नगर योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाट आदि भी इसी नगर से इस नगर के प्रमाण हैं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि छोटे घरों में छोटे कमरे तो समझ में आते हैं, परंतु बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। यह हैरानी की बात है कि छोटे घरों में छोटे कमरे तो देख करके हमें समझ में आता है, लेकिन बड़े घर में जहाँ पर्याप्त जगह वहाँ पर भी छोटे कमरे मुझे हैरान करते हैं। संभव है या कि आबादी अधिक रही हो। दूसरी ओर यह विचार भी सामने आता है कि बड़े घरों में निचले मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। तो लेखक ने फिर इस बात का अंदाज़ा लगाया कि बड़े घरों में जो छोटे छोटे कमरे बने होंगे, शायद ये तो यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बने होंगे, या नौकर चाकर को रखने के लिए ये कमरे बनाए गए होंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि यह भी देखने में आया है कि मोहनजोदड़ो के लिए यह आम ये भी देखने के लिए आया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं मिलते हैं, छज्जे नहीं मिलते, स्लिप नहीं मिलते हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यहाँ आम प्रावधान होता है। संभवतः उस समय यहाँ इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। लेखक को मोहनजोदड़ो की मोहरों पर छपे पशु याद आ गए। तो यहाँ पर जो मोहरें मिली थी, स्टैंप मिले थे, उनमें शेर, हाथी, गैंडा जो पशु हैं, इनके चित्र उकेरे गए थे। इस मरुभूमि में हो नहीं सकते, संभवतः उस समय यहाँ जंगल भी रहे होंगे। तो इस बात का अंदाज़ा लेखक लगा रहे हैं कि जब यहाँ के जो मोहरें थी, उन पर शेर, हाथी और गैंडे के निशान देखे गए हैं, उनकी मोहरें देखी गई हैं, तो ये तो जंगलों में रहने वाले पशु हैं इस बात, लेकिन मरुस्थलीय भूमि पर ये नहीं होते हैं। लेकिन इस बात का ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पहले कभी कोई जंगल भी रहे होंगे। तो लेखक बताता है कि मोहनजोदड़ो में उस दिन हवा बहुत तेज़ बह रही थी जब हम आ गए, और किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरे तो साए साए की ध्वनि में हवा की सापले पकड़ में आती थी। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता है, यानी एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता, अंदर ही अंदर वहाँ से हम एक दूसरे घर में पहुँच सकते हैं। आखिर सब खंडहर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है, यानी कि आज यहाँ पर सब कुछ खंडहर हो चुका है और सब कुछ बिल्कुल एकदम खुला है। एक घर से दूसरे घर में एक घर दूसरे घर में खुलता है और दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। यहाँ घूमने पर किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी करने का अपराध बोध भी होता है।
लेकिन यह कदर शहर उसकी गलियां सॉरी लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातत्व के अभियान की ही विशेषता है कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियां और उसके घरों को खोजा और सहेजा गया कि यह एहसास हर समय रहता है कि कल कोई यहाँ बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है मगर घर आपका नहीं है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब यहाँ पर हमने देखा यहाँ की सभ्यता के बारे में, ये बारीकी से चीज़ों को हमने समझा और परखा, तो वास्तव में यहाँ की सभ्यता के होने का एहसास हमें होता है। और लेखक आगे बताते हैं कि मुझे सिंध और राजस्थान की प्रकृति न चाहकर भी एक जैसी लग रही थी। यानी कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान की जो प्रकृति है, नेचर है, वो एक जैसे लग रही है। जैसे बाजरे ज्वार की कृषि यहाँ पर होती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधरा की याद आ गई। या जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो लेखक ने मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना देखी तो उससे उनको जैसलमेर के कुलधरा गांव की याद आई, जो पीले पत्थरों से बने हुए घरों का एक खूबसूरत गांव है। गांव में घर हैं परंतु लोग नहीं हैं। लेकिन आज यहाँ के जो लोग हैं पलायन हो चुके हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार होने पर स्वाभिमानी गांव का प्रत्येक व्यक्ति रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था, पलायन कर चुका था। दरवाजे आदि दरवाजे आदि लोग दरवाजे आदि लोग बाद में निकाल ले गए थे। घर खंडर हो गए परंतु ढहे नहीं। यहाँ के लोग चले गए किंतु घरों को देखकर प्रतीत होता है कि दिन ढले वापस आ जाएंगे। यानी आज भी यहाँ पर जो यहाँ के घर हैं इस गांव के, भले ही यहाँ पर लोग नहीं हैं, भले ही इन घरों के दरवाजे नहीं हैं, लेकिन इनको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं एक न एक दिन कोई ना कोई यहाँ वापस जरूर आएगा। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कुचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। तो समय की शिल्पकारी का बहुत सुंदर और मजबूत कलाकारी का ये उदाहरण है। लेखक आगे बता रहे हैं कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में उन्होंने 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई से मिली मिट्टी की गाड़ी का चित्र छपा था। लेखक को अपना बचपन याद आता है, जब उसके गांव में ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी में दुल्हन पहली बार ससुराल जाती थी। बाद में ठोस पहियों के स्थान पर आरे वाली पहिए लगना प्रारंभ हो गए। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आते ही ऊंट गाड़ी का आविष्कार हो गया। लेखक कहता है कि रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना कठिन है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहाँ प्रयोग होता है या नहीं। लेखक के मेज़बान ने उसे याद दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी शेष है। तो जिनके साथ लेखक जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में वहाँ का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने लेखक को बताया कि अभी भी यहाँ पर मोहनजोदड़ो की एक विशेषता है कि जो यहाँ का अजायब घर है, म्यूजियम है, उसको देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकलकर लेकर साबुत इमारत में आ गए। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत होती है। सामान भी अधिक नहीं है। महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। वैसे अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से अधिक है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं विकसित सिंधु सभ्यता की एक झलक दिखाने के लिए काफ़ी हैं।
तो लेखक ने बताया कि भले ही इस नगर की जो खुदाई में हमें प्रमाण मिले थे, लगभग उनकी संख्या 50,000 से अधिक है, और उनमें से अधिकांश जो पाकिस्तान के कराची या लाहौर या दिल्ली और लंदन जैसे जो म्यूजियम हैं, वहाँ पर ये प्रमाण रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही कम जो प्रमाण हैं वो इस सभ्यता के बारे में उसकी झलक दिखाने के लिए काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तो जो यहाँ पर रखा गया जो साक्ष्य है, प्रमाण है, वो काला पड़ गया गेहूँ है। तांबे की और कांसे के बर्तन यहाँ पे मिले हैं, मोहरें हैं, वाद्य यंत्र हैं, चाक पर बने हुए विशाल मृद भांड हैं, मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र भी बने हुए हैं। चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर और तांबे के आयना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले तार और पत्थरों के औजार। एक विशेष बात और दिखाई देती है, अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुओं में औजार तो हैं परंतु हथियार कोई नहीं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में अनुशासन जरूर था किंतु शक्ति के बल पर नहीं। यह एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव कराने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसमें साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध शहर भी माना गया। तो लेखक अब बता रहे हैं इस प्रकार से जब हमने मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल की तो इससे ये पता चला कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर सबसे बड़ा समृद्ध शहर रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही सामने आए, उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक बात और यहाँ पे पता चली है कि जो यहाँ की लिपि थी, इसको ये बारे में अभी भी कह रहे हैं कि आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ के लोग बड़े कलाकार थे, कला में उनका इंटरेस्ट बहुत था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थरों की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पतियाँ और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से अधिक कला सिद्ध प्रकट करता है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांचे की भी बहुत सी सारी सुइयाँ यहाँ पर मिली हैं। समझा जाता है कि ये सुइयाँ काशीदा कारी के काम आती रही होंगी। और खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुइयाँ भी मिले। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियाँ बुनी जाती थी। मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है और सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वजह से ये खुदाई बंद की गई थी। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब स्वयं में बड़ी चुनौती हो गई है। अब जो भी अब तक के इस सभ्यता के जो अवशेष बचे हैं, यहाँ सिंधु नदी के रिसाव के कारण से उनका अस्तित्व का खतरा अब बन चुका है और इस वजह से यहाँ पर अभी खुदाई भी बंद की गई। तो 1/3 भाग से इतनी सारी जानकारी इस सभ्यता के बारे में इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आप इस सभ्यता के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं अनेक स्रोतों के माध्यम से। तो मेरा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।